मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, तो आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब जगह को जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर देता। मीडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, इतनी तमीज आपको होनी चाहिए, आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासी जमातों में बढ़ती कशीदगी ने सियासी रहनुमाओं के बयानात में ज़बान भी बदल दी है। अब वो जारहाना ज़बान इस्तेमाल करते हुए अखलाक का दामन भी हाथ से छोड़ रहे हैं, जिससे खदशा ये है कि ये सियासी तौर पर पहले से तकसीम हुए माशरे को मज़ीद तकसीम करेगी। वज़रा मीडिया के तनकीदी सवालात पर भी बरहमी का इज़हार कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ सियासी कशीदगी की वजह से है या इसमें हुक्मरान जमात का परफॉर्मेंस फैक्टर भी कोई किरदार अदा कर रहा है? इस सब पर बात करने के साथ आपके अपने मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। और इसके अलावा नवाब वसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। राना सनाउल्लाह साहब से शुरू करूंगी। सवाल यह है राना सनाउल्लाह साहब, इस वक्त आज भी जो फयाजुल हसन चौहान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, बॉयकॉट रहा मीडिया का, ये बदजुबानी जो है, आपको क्या लगता है क्या वजह है? क्या ऑपोजिशन मीडिया की वजह से है या परफॉर्मेंस की भी वजह है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो है वो कोई परफॉर्मेंस की वजह या कोई मीडिया की वजह हो सकती है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की या मीडिया की वजह है तो वो तो फिर सभी के साथ है ना। कोई एक या दो मिनिस्टर्स तो सिर्फ नहीं है कि फिर सिर्फ फैजुल हसन चौहान साहब या फैसल वाडा साहब ही मिनिस्टर हैं, बाकी भी लोग हैं और वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट उनका होता है, तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात जो है वो सामने नहीं आई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक इनफरादी जो है वो एक्ट है जो कि नामुनासिब है, क्योंकि सियासी तौर पे देखें, अगर कोई सियासी तौर पे मुझे कोई मेरा मुखालफ या कोई दूसरी जमात का आदमी बात करता है तो मुझे यह हक़ हासिल हो जाता है कि मैं भी उससे मिलती जुलती बात या जो है वो मैं भी उसका जवाब दे सकूं। लेकिन जो मीडिया है या ख़ास तौर पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो जब क्वेश्चन करते हैं तो वो तो दरअसल हमारी कारकर्दगी वो या हमारी परफॉर्मेंस, हमारे जो यानी पॉलिटिकल हमारी जो मसरूफियात होती हैं उसको उजागर करने के लिए होते हैं। तो उनके साथ अगर आप इस किस्म का रवैया रखें तो उसको फिर जो है वो शायद जस्टिफाई करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और आज चौहान साहब, अलीम खान साहब जो बल्दियात के वज़ीर हैं पंजाब के, उन्होंने जमात की तरफ से माजरत भी की। इसके अलावा आज भी फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी माजरत की थी। मीडिया का बॉयकॉट फिर ख़त्म हो जाना चाहिए इसकी वजह से? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्हें ये चाहिए था। देखिए, मैं भी पिछले 10 साल जो है यहीं पंजाब में जो है वो रहा हूँ और रोज़ का जो है वो मीडिया के साथ इंटरएक्ट होता था, दिन में 2-2, 3-3 मरतबा। और तलखी लाज़मी बात है, किसी न किसी वजह से बाज़ औक़ात आ जाती है, लेकिन उनको चाहिए था कि मीडिया अपीयरेंस देने से पहले वो इस मामले को रिज़ॉल्व करते। ये वो आगे सामने आगे खड़े हो गए और वहाँ पे फिर जो सहाफ़ियों का एक्शन था या उनका जो फिर वहाँ पे एहतजाज था, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इनको बड़ी एम्बेरसमेंट जो है वो महसूस हुई होगी। तो उनको चाहिए था कि इस मीडिया अपीयरेंस को देने से पहले जो है वो इस बात को रिज़ॉल्व करते। ये तो आपका मशवरा है, लेकिन इस वक्त नवाब वसान साहब से भी मैं बात करना चाहूँगी। नवाब वसान साहब, ये जो बदजुबानी है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की तरफ से नज़र नहीं आती। हमने देखा है कि बार बार जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं इस किस्म की बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं, बदजुबानी भी करते हैं, लेकिन इससे कशीदगी में इजाफा होता है। जो एक तकसीम है मुआशरे में उससे भी इजाफा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया।
ये आपकी सही बातें हैं। तो इसलिए कि आपको पता है कि जिस तरीके से ये बात करते हैं, 5 महीने में इनको कहने को है नहीं, कुछ किया नहीं। लोग पूछते हैं, हम जब इनसे असेंबली में पूछते हैं तो आप 5 साल का हिसाब दे दें तो ये फिर कहते हैं चोर डाकू ऐसे इतने निकले आपके, ये हो गया, ये कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? देखिए इनकी लैंग्वेज आपके सामने है, जिस तरीके से ये बोलते हैं, जिस तरीके से ये कहते हैं वो आपके सामने है कि सहाफ़ियों के साथ बुरा भला कहना। पहले वाडा ने कुछ कहा था, अभी ये इनका है, कहीं वो फवाद चौधरी भी कह देता है। तो मेरे ख्याल में इनका नया नया इक़्तिदार है, इनको समझ में नहीं आ रही हम क्या करें। उधर अवाम का प्रेशर है, मुझे तो लग रहा है कि 6 मंथ के बाद लेकिन नवाब साहब ये भी कहा जाता है कि ऑपोजिशन जो है उकसाती है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि कभी कभी मीडिया जो है वो इनसेंसिटिव सवालात पूछती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर था, मीडिया सारा दिन हमारे खिलाफ चलता रहा और हम जब आसिफ अली जरदारी साहब से पूछते थे कि ये क्यों ऐसा, तो उन्होंने कहा कि इनको करने दो, जिसका काम है वो करने दो। तो देखें अगर मीडिया या हम कहें तो फिर तो देखिए गवर्नमेंट को तो ठंडा होना चाहिए, गवर्नमेंट को वसी होना चाहिए। जो दरख्त फूल देता है, फल देता है, तो उनको कैसे मतलब वो गिर भी जाता है तो लोग देखते हैं कि ये दरख्त है, इन्होंने फूल दिया है, फल दिया है। तो देखिए इस तरीके से अगर ये कहें कि ये किसी ने ज्यादती की है या हमने ऐसे किसी को कहा है, सहाफ़ियों को या पाकिस्तान जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ये कोई भी नहीं कह सकता। ये उनका किरदार है, ये उनकी लैंग्वेज है। अगर ये अच्छा ये लैंग्वेज है, ये किरदार है। लेकिन फरूख हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और फरूख हबीब साहब से पूछते हैं मैं यही कि क्या, अगर क्योंकि राना सलाना साहब ने कहा था कि ये इनफरादी है, आप कह रहे हैं कि जमात का मसला है। जवाब आता है चोर डाकू के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। मुझे ये बताएं कि 5 महीने में इन लोगों ने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है फरूख हबीब साहब, यहाँ सवाल फिर आपकी तरफ ही आता है। राना सलाना साहब, जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत बड़ी मुखालिफ जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि ये तो जमात का मसला है। देखिए मैं समझता हूँ कि किसी जमात का मसला ये नहीं हो सकता। किसी सर्टन हालात में, किसी ख़ास हालात के अंदर जो है वो समटाइम आपकी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, या समटाइम कुछ हालात ऐसे होते हैं जब ऐसा मामला आपके सामने आ जाता है। बिल्कुल हरगिज़ ऐसा वाक़या जो है वो नहीं होना चाहिए था, जिसके ऊपर मेरे ख़्याल में आज जो वज़ीर इत्तलात हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने ख़ुद मीडिया से जो है वो माज़रत भी की है और उन्होंने उसकी वजह भी बताई है कि उनकी मिसेस जो है वो हॉस्पिटल में थी और उनको उस वक्त उस चीज़ का ख्याल था जब ये सवाल सामने आया है। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात क्योंकि मीडिया और हमारा जो सियासतदान है इनका आपस में एक चौली दामन का साथ है और मीडिया की एक बड़ी अहमियत है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो किसी सूरत नहीं होने चाहिए और एहतराम जो है वो दोनों जानिब से होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आइंदा से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब यकीनन, जो मीडिया ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो यकीनन इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात ये किसी के एक के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बहुत बार हमने देखा है किसी न किसी के साथ भी ये वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। हालिया दिनों में शायद खाकान अब्बासी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त भी ये वाक़या सामने आया, इस तरह का पेश हुआ। तो ये किसी भी वक्त किसी भी जमात के किसी बंदे के साथ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने रवैयों के अंदर अखलाकियात का दायरा जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अखलाकियात का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमजा शहबाज साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा सुनते हैं पहले। कोई इरादा नहीं है हमारा कि हम आपकी हुकूमत को गिराएं, आप अपने झूठ के बोझ तले खुद ही गिर जाएंगे कौम के सामने। एटमी कुव्वत को आज अपना जो है वो भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। अभी तक तो अपना इनका निशाना, इनकी बदतमीजी का निशाना ऑपोजिशन थी। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि सहाफ़ियों पे भी बदतमीजी की बिजली गिर रही है। आज पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग दोबारा वापस आ गई है। राना सनाउल्लाह साहब, हमजा शहबाज का आपने क्लिप सुना, क्या कहते हैं? बदतमीजी तो अलहदा बात है, क्या परफॉर्मेंस का मैंने जो सवाल पूछा था उस हवाले से मैं फिर से पूछूंगी। परफॉर्मेंस भी जाहिर इस पे सवालिया निशान तो है, क्या आपको लगता है कि परफॉर्मेंस का प्रेशर है? इसमें जो
नहीं, परफॉर्मेंस का प्रेशर या इदराक है या नहीं है, इस बारे में तो बात जो है वो उसके जवाबदेह हम नहीं हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल बड़ी सामने है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट को सबसे पहले तो जो है उसकी टैक्स कलेक्शन जो है उसमें परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टैक्स कलेक्शन जो है वो भरपूर या अच्छी नहीं कर सकेंगे तो कोई काम भी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब इन्होंने जो है वो आके 83 अरब रुपए के जो है वो नए टैक्स लगाए, और 83 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के बावजूद जो इनका हदफ था कि इन 6 माह में, उसमें जो है वो 170 अरब रुपए की जो है वो कमी हुई है। इसी तरह से 50 अरब डॉलर जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब, अब ये भी तो बात दुरुस्त है, अगर आपके पास 5 साल थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़े थे, उसके बावजूद जो टैक्स रेवेन्यू है या टारगेट्स है वो पूरे नहीं हो सके थे आपकी दौरे हुकूमत के दौरान। मेरा ख्याल है कि आपको फिर उस वक्त के कोई फिगर्स जो है वो आपको सही तौर पे आपके जो है वो नॉलेज में नहीं है। हमारे जो टैक्स कलेक्शन का जो है वो 5 सालों में हमने उसको डबल करने का जो है वो वादा किया था, और बतदरीज जो है वो हर माली साल में उसमें इजाफा होता रहा। और जब हमने हुकूमत संभाली थी, जी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस मैं ओवरऑल ये बात जो है वो कर रहा हूँ, तो ये को तकरीबन जो है वो 2000 माइनस प्लस थे, और जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी है तो दैट वाज अराउंड अबाउट 4000। तो इसलिए ये टैक्स कलेक्शन की पहले तो है ना कि आप टैक्स कलेक्शन जो है वो पूरी करें, आपकी परफॉर्मेंस पूरी हो, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जी इनडायरेक्ट का साइज़ क्या है और डायरेक्ट का साइज़ क्या है, और उसमें किस तरह से जो है वो इजाफा किया जा सकता। और वो वैसे भी कोई 1 साल या 6 माह की बात नहीं है कि आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जो है वो बदल दें। उसके लिए आपको एक जो है वो लंबी स्ट्रेटजी जो कि कम से कम 5 या 10 साल पे मबनी हो, उस तरफ जो है वो आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है साहब, वो एक और सवाल जो मैं पूछना चाहती, क्योंकि अलीम खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था कि ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा, ये एक सफेद हाथी उनके गले छोड़ दिया गया है, 300 बिलियन रुपए का है और हर माह खर्च होंगे उस पर 10 बिलियन रुपए। ये एक तो उनकी कैलकुलेशन जो है वो गलत है। 300 अरब का ये मंसूबा नहीं है। ये जो है वो मेरी जो अपना असेसमेंट है, या मुझे अब मेरे पास इस वक्त जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर तो नहीं है, ये उससे काफ़ी कम है। ये 200 अरब का माइनस प्लस है। फिर इसके बाद अलीम खान साहब ने कहा कि जी ये सूबे का, आवाम का पैसा लगा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ये सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर 10 अरब जो है वो महीने का जो है वो खर्चा आएगा। ये उनकी कैलकुलेशन भी टोटली जो है वो गलत है। और दूसरा इसमें ये है कि ये मंसूबा जो है वो कहते हैं सफ़ेद हाथी है। वो भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई मुझे मेट्रो सिटी बता दे, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी मुझे बता दें जिसकी आबादी जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा और वहाँ पे जो है वो मेट्रो ट्रेन ना हो, या वहाँ पे मेट्रो जो है वो बस ना हो, कोई पूरी दुनिया में बता दे। तो क्या दुनिया पागल है? दुनिया को इस बात की जो है वो समझ नहीं आई, और हमें समझ आई है कि ये सफ़ेद हाथी है और इसको हमने नहीं रखना। आप किसी भी मेट्रो सिटी को, आपका कराची है, आपका पिंडी इस्लामाबाद है, आपका लाहौर है, इसको विदाउट मेट्रो ट्रेन एंड विदाउट मेट्रो बस आप इसकी ट्रैफिक को मैनेज कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर जो आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, फरूख हबीब साहब, ये बहुत जो है वो पहले होना चाहिए था। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा क्या वाकई सफ़ेद हाथी है? देखिए, राणा साहब ने तो एक ऐसी मिसाल दी है कि अगर किसी का मुंह, किसी का गाल लाल हो तो अपना गाल भी जो है वो थप्पड़ मार के लाल कर लेना चाहिए। देखिए, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आपकी तरजीहात के अंदर क्या शामिल था कि दुनिया में कोई ऐसा भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होगा जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा हो और वहाँ के लोगों के लिए पीने का साफ़ पानी ना हो, या वहाँ के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो एक बेड पर 4-4 मरीज़ जो है वो लेटे हों। बुनियादी सहूलियात की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। चूँकि ये मंसूबा बना लिया गया, इस बार भी जो है वो हुकूमत को 50 अरब रुपये जो है इस ऑरेंज ट्रेन लाइन को मुकम्मल करने के लिए जो है वो जारी करने पड़े हैं, जो कि मैं समझता हूँ आम आदमी के ऊपर पैसा लगना था, लोगों के पीने के साफ़ पानी पे लगना था, स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाने के ऊपर पैसा खर्च होना था। वहाँ पर इनकी क्योंकि ये तरजीहात के अंदर ये चीज़ शामिल ही नहीं थी।
और मामला ये है कि जब ज़ाहिरी बात है कि आपने अपनी अना की तस्कीन करनी हो और सिर्फ ये चीज़ बतानी हो कि मैंने जनाब ऑरेंज ट्रेन बना दी, मैंने जो है वो मेट्रो बस बना दी, भाई आप हर जगह पर आप सब्सिडी देकर मामलात को चला रहे थे। और सब्सिडी कहाँ दे रहे थे? आपको लोन देने पड़ते थे। सूबा पंजाब जो है वो आप डेफिसिट के अंदर छोड़ के गए हैं, माइनस में छोड़ के गए हैं। इसी तरह वफाक के अंदर है। मईशत वेंटिलेटर की बात करते हैं तो मईशत वेंटिलेटर के अंदर हमजा शहबाज साहब को ये अच्छी बात है, उन्होंने आज कहा मईशत वेंटिलेटर में पड़ी है, वाकई यही वेंटिलेटर में छोड़ के गए थे। हम तो जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इमरान खान की क़यादत के ऊपर यकीन रखते हुए हमारी मदद को आगे आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी इकानमी को बेहतर करने के लिए कुशन पैदा हुआ है। फैसलाबाद से ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन राणा साहब को भी पता होगा इनके दौर के अंदर टैक्स हम कर्ज बढ़ जाता है। एक और बहुत मुझे बात मुकम्मल फरूख सवाल करना चाहिए, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। मईशत के हवाले से बात हुई थी तो इन्हीं के दौर के अंदर फैसलाबाद के अंदर पावर लूम्स 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव बिकी बंद हो गई। आज हम उनको जो है गैस की मद में सब्सिडी दी है, पूरे मुल्क में गैस का रेट एक किया, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली की कीमतें उनके लिए कम की हैं। आज मिलें बंद मिलें जो हैं वो ओपन हो रही हैं। लोगों के घरों में, मजदूर के घर में फाके थे, आज उसके घर में खुशहाली पैदा होने का जो है वो इम्कान पैदा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इनको तनकीद बजाय तनकीद नहीं करनी चाहिए, इनको पॉजिटिव तजावीज़ अपनी आगे लेकर आएँ। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन फारूक, हमने ये भी देखा है कि सर्दियों में लोड शेडिंग भी हो रही थी, इसके अलावा गैस की शॉर्टेज जो है वो बहुत मसला पैदा कर रही थी, सनतों के लिए भी कर रही थी और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनके लिए भी कर रही थी। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इससे कोई इनकारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर सर्दियों में लोड शेडिंग लिया, इसकी इंक्वायरी भी करवाई। गुजारिश सुन लेना, मैं गैस के हवाले से बात कर रहा हूँ। गैस के हवाले से जो लोड शेडिंग का मामला है, ये पिछली हुकूमतों के अंदर भी ये मामला जो है वो चलता आया। इस बार जो है जो एक टर्मिनल था गैस का वो रिपेयर के ऊपर चला गया। 10 जनवरी के बाद जो है उसकी रिपेयर मुकम्मल हो जाएगी और गैस सिस्टम के अंदर वापस आ जाएगी। और जहाँ पर जो लोग ज़िम्मेदारान थे, जिन्होंने इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया, वक्त से पहले काम नहीं किया, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो आज कार्रवाई भी की है प्राइम मिनिस्टर ने। जो दोनों MDs से सुई सदरन के सुई नादरन के, उनको जो है इसी वजह से उनके ओहदों से जो है वो हटा भी दिया गया। मैं समझता हूँ जो अवामी मसाइल हैं उन मसाइल का मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल अदराक है। पहले की तरह ये नहीं होता था कि आप अवामी इश्यूज़ के ऊपर आप सेंसिटिव नहीं थे, सवाल पूछना चाहेगी फारूक, अगर मैं पूछ सकती हूँ, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, नवंबर में ये कहा गया था, ऐलान किया गया था कि गैस कंज्यूमर्स को लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जैसे आपने कहा, इसके बाद दिसंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलब की थी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसमें यही बात हो रही थी कि तयन होगा कि कौन जिम्मेदार है। इशारा सरबराहान की तरफ था, सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के दोनों की तरफ। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अब पेट्रोलियम के वज़ीर हैं गुलाम सरवर खान साहब, क्या वो इस मामले को देख नहीं रहे थे? क्योंकि लोड शेडिंग तो जाहिर है या गैस की कमी जो है वो सर्दियों में, हर सर्दी में महसूस होती है। देखें, मैं समझता हूँ कि यकीनन वो इस मामले को जो है वो देख रहे थे। यही वजह है कि ये इंक्वायरी कमेटी भी बनी और जो है वो रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर के सामने आई। मामले को जो है वो कारपेट के नीचे नहीं फेंका गया उस गर्द को, बल्कि सामने लेकर आए गए जो ज़िम्मेदारान थे इस मामले के। ज़ाहिरी बात है जो डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान हैं वो आपको कोई फिगर्स अगर देते हैं या आपको कोई रिपोर्ट बना कर देते हैं और वो रिपोर्ट हक़ाइक़ से मुनाफी हो तो यकीनन फिर जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में आती है, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की है। और मैं समझता हूँ कि बतदरीज जो है वो सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक लोड शेडिंग के हवाले से बात थी तो बिजली की प्रोडक्शन का ये दावा बार बार करते थे। शहबाज शरीफ साहब ने खुद असम्बली के फ्लोर पर यह बात मानी है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। हालांकि बहुत सारी वर्ल्ड बैंक की ग्रांट्स भी आती नहीं हैं ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमारे पास जो है वो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर एंटी फोग सिस्टम से लड़ने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। इस वजह से वो लाइंस स्ट्रिप कर जाती है। टेक्निकल और मौसमियाती इशू। राना सनाला साहब, जो अभी फैसला जिसका ऐलान किया गया है ट्विटर पे फवाद चौधरी था आज किया है कि सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के सरबराहान को हटाने का फैसला लिया गया है इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद। क्या जिम्मेदारी उन्हीं की थी? देखें, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आज पेश हुई है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एक्शन हुआ है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट से मैं तो वाकिफ़ नहीं हूँ। और बाकी ये ट्विटर के ऊपर ही जो है वो हुकूमत चला रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ही इस किस्म के ऐलानात कर देते हैं। अब
मुझे नहीं पता कि उन्होंने ट्विटर में कोई रीज़निंग दी है या नहीं दी, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा फ़ैसला जो है, इस फ़ैसले को किसी बहुत ही जो है वो एक बुनियादी तौर पे एक मज़बूत रीज़न के ऊपर जो है वो लिया जाना चाहिए, वरना तो फिर जो है वो पूरे डिपार्टमेंट में जो है वो एक ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा होती है कि फिर हर आदमी जो है वो ज़िम्मेदारी को उठाने से जो है वो ग्रेज़ करता है। वैसे मुझे ये मालूम नहीं है कि इसमें जो इंक्वायरी हुई है उस इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है और उसमें किस चीज़ का उनको रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहराया गया है। अच्छा, ट्विटर पर ऐलान किया गया, राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि ट्विटर पर ऐलान किया, अभी इंक्वायरी रिपोर्ट का उनको पता नहीं है, लेकिन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद नवाब वसान साहब से पूछेंगे कि सिंध में कमी रही, किल्लत रही गैस की, क्या वो मुतमईन है इस फैसले से। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, सिंध में गैस की किल्लत का क्या मामला है, मुतमईन है? देखें अम्बरन, आपको पता है कि जिस तरीके से सिंध जो है 75% वफाक को गैस देता है, तो उनकी मद में उनके मतलब 0% मिलता है। तो आपको पता है कि पूरे सिंध में 15-20 दिन हो गए हैं कि गैस का बहरान है शदीद। CNG तो वैसे बंद हैं, बाकी जनरली जो कस्टमर हैं उनके लिए परेशानी है। ये समझ में नहीं आ रहा। पहले तो हमने सुना था कि बिजली बंद, अभी तो गैस भी बंद, पानी भी बंद। ये क्या कर रहे हैं, इनको हुकूमत में समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है। जब LNG के ये कंटेनर आए तो इन लोगों ने क्यों वापस किए? जो सिंध से LNG निकलती है तो ये जो LNG आती है कहीं और सूबे, भाई जहाँ से गैस निकले या LNG निकले उधर ही यूटिलाइज करो। तो ये इनके प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको पता नहीं है कि हुकूमत कैसे चलाई जाए, किस तरीके से काम किया जाए। हम तो चाहते हैं कि 5 साल ये हुकूमत करें और जमहूरी तरीका अडॉप्ट करें। ये नहीं है कि हर वक्त ये पार्लियामेंट में भी कहें, नेशनल असेंबली में कहें या सेनेट में कहें, चोर डाकू के अलावा करप्शन, ये जाली अकाउंट, इस तरीके से हुकूमत नहीं चलती जिस तरीके से ये बार बार ये चीज़ों को कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी 5 महीने गुजर चुके हैं और 5 महीने के बाद आपको खुद ही देखेंगी, सिंध के अवाम हो या पाकिस्तान के अवाम हो, पूरे मुल्क के अवाम बाहर, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन में पता तब चलता है जब ये देखेंगे। इनको जब पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है 3 वक्त की रोटी और इज्जत के साथ। ये नहीं है किसी को जलील करो, किसी को ये करो। आप गैस भी बंद कर लो जो लेकिन अच्छा वो मैं आपको यहाँ रोकूं क्योंकि जो जलील किया जा रहा है, आपका कहना है जो जलील किया जा रहा है वो तो ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को जलील किया जा रहा है। फरूख हबीब साहब, एक और मामला यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये भी अभी खबर आई है कि ये भी अभी खबर आई है कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली एक बहुत बड़ा वादा था, उसके लिए अभी तक मंसूबा भी नहीं तैयार किया गया। नहीं, आप देखिए, मैं समझता हूं कि इन लोगों ने वादा किया था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ के लगभग हम जॉब देंगे। देखिए, ठीक है, मैं चाहती हूँ फरूख हबीब साहब ही जवाब दें। 90 बिलियन जब इनकी हुकूमत आई थी, 90 बिलियन से लेके अभी 40 बिलियन पे आ गया। तो ये इनकी बातें करना, इनका कहना मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कब तक अपने आप को चेंज करेंगे? यही हमें सुनने को मिलेगा कि नवाब साहब, हम चाहते हैं फरूख हबीब साहब को अब मौका दिया जाए कि वो भी जवाब दें। जी फरूख साहब। नवाब साहब, ये टीवी शो है, आपका दरबार नहीं है, लिहाजा किसी और को भी बोलने का मौका फराहम करें। देखें, मामला ये है, नहीं आपका भी दरबार नहीं है कि आप जिस तरीके से झूठ बोलो और जिस तरीके से कहो, आपकी भी दरबार नहीं है। चलें सर, गुजारिश आप इखलाक के दायरे में बात करें तो बेहतर है। जी, गुजारिश के दायरे में बात करें। गुजारिश सुन लें। हाँ, ये कर लें। गुजारिश ये है कि जो आपने स्टील मिल्स की बात की, देखें पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो एक पाकिस्तान का प्रॉफिटेबल इदारा रहा और उसके अंदर हज़ारों मुलाजमीन उसके अंदर काम करते थे। और आपके इल्म में है कि ये पाकिस्तान की वो वाहिद स्टील मिल थी जिससे पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा था। जब ये स्टील मिल जो है वो बंद हुई, और ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही हासिल है कि इनके दौर के अंदर जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम तर ऑपरेशंस जो हैं वो बंद हुए
और मुलाजमीन जो है आए दिन जो है सड़कों के ऊपर एहतजाज करते रहे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जो है वो लोहे का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना हुआ है, जो आपके इंपोर्ट बिल के अंदर यानी कि जो आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स करनी होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है फारूक साहब, ये तो हुआ, ये तो तारीख हो गई, लेकिन आप लोगों की हुकूमत को अब 5 माह गुजर गए हैं जी। अभी ये नहीं कह रहे कि बहाली 5 माह में मुमकिन है, लेकिन मंसूबा तो तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, देखें जहाँ तक रही इसकी बहाली के हवाले से बात, तो यकीनन जो है इसके ऊपर मंसूबा साजी के ऊपर काम मुकम्मल कर लिया गया है, और आपके इल्म में है कि जो मुलाजमीन की करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें थी वो जो है उसकी किस्त जो है वो भी जारी कर दी गई, मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें भी मिली हैं, और यकीनन जो हमारा वादा है उस वादे को हम पूरा भी करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की कल जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसको बताया गया था कि अभी तक मंसूबा तैयार नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अगर किसी जगह के ऊपर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो उसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो एक टीम काम कर रही है, और वो यकीनन जो है वो आप देखेंगे कि इसके अंदर अमल दरामद होकर ये सामने आएगा। मामला देखें पाकिस्तान के अंदर कोई भी कॉरपोरेशन थी, स्टेट ओन कॉरपोरेशन थी, कोई भी इदारा था, तमाम इदारों को जो है वो कभी किसी जगह पर सियासी भर्तियाँ गई, किसी जगह पर लूट मार की गई। PIA देखें तो 450 अरब का उसमें खसारा है, 37 अरब रुपए का रेलवे के अंदर खसारा है, 157 अरब रुपए का खसारा ये गैस के अंदर छोड़ के गए हैं, 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं। तो पाकिस्तान को तो जो कर्जों के यहाँ मैं इसलिए रोकूंगी क्योंकि फारूक इतना मुझे मालूम है कि जब निजकारी की कोशिश की गई थी PIA के हवाले से मैं बात करूं तो रुकावट जो थी वो उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें थी जिसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक देखें मुझे पॉइंट क्लियर राना सनाउल्लाह साहब देखें मुझे ये पॉइंट क्लियर कर लेने, ऑपोजिशन की या निजकारी का मामला नहीं है। इस मामले तक ये इदारे वो PIA जो हमारा एजाज़ था, जो कतर एयरलाइन को, जो इतिहाद को, जो एमिरेट्स को या दीगर एयरलाइनों को इंटरनेशनली जिसने जन्म दिया, वो इदारे की हालत के ज़िम्मेदारान कौन है चेक कर लें आप, पता चल जाएगा। जो भी आया उसने बहती गंगा के अंदर हाथ धोया। ये पाकिस्तान के साथ तो जुल्म किया गया है, उस जुल्म के ज़िम्मेदारान ये 2 जमातें हैं जिनके पास इक़्तिदार रहा। जुल्म के जिम्मेदार ये 2 जमातें हैं। राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान स्टील मिल्स का चले 5 माह में मंसूबा तैयार नहीं किया गया उसकी बहाली के लिए, लेकिन गुज़िश्ता दौर है, आपका दौर भी है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? सवाल ये है कि निजकारी की कोशिश की गई थी, नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान स्टील मिल्स का बहुत बुरा हाल है, जो जाहिर है आपकी लास्ट हुकूमत थी, छोड़ के गए थे। देखें, PMLN जो है वो बुनियादी तौर पे जो मुआशी जो है वो विजन रखती है उसके मुताबिक जो है वो मुलाजमीन के जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर किसी भी जो है वो अदारे को प्राइवेटाइज उसको करते हैं तो उसमें जो मुलाजमीन हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको जो है वो सेफ गार्ड ना किया जाए। लेकिन ये जो अदारे हैं इनको प्राइवेट सेक्टर में जो है वो अगर चलाया जाए तो उसकी कारकर्दगी जो है वो हर जगह पे बेहतर रही है। ये पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है, ये कोई सिर्फ हम कोई दुनिया से अलहदा जो है वो कोई बात नहीं कर सकते। इसलिए PMLN की गवर्नमेंट ने यकीनन PIA और इस तरह के दूसरे इदारों को प्राइवेटाइज़ करने की जो है वो कोशिश की थी, या उनका ये ख्याल था कि प्राइवेटाइज होने के बाद जो है वो ये अदारे बेहतर तौर पे चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा होता ये है कि अगर कोई काम गवर्नमेंट करना चाहे तो अपोजिशन जो है वो ऑन दी अदर साइड खड़ी होती है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो नहीं हो सकी, और उसका यकीनन उसका जो है वो आपकी मईशत के ऊपर बोझ है, आप अंडर प्रेशर हैं। लेकिन हमारी इकॉनमी जो है वो जिस बुरी हालत पे पहुंच चुकी है उसमें जहां हमारा अमल दखल है उसमें कंटेनर का भी बड़ा अमल दखल है। ये जो कंटेनर इस मुल्क में 2014 से ऑनवर्ड जो है वो चला है, तो कोई भी मुल्क जो है उसकी इकॉनमी जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती। जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की गई इस मुल्क में और उन कोशिशों को कहाँ तक पहुँचाया गया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी
इसमें उनका लेकिन भी राणा अमल साहब, दखल है। सियासी और अदम अब भी- इस्तेकाम तो अब अपनी भी- जगह होता अब- है, लेकिन अगर गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ, अगर कर्जों में इजाफा हुआ, उसकी जिम्मेदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हुआ। तो आपके इल्म में है कि गर्दिशी कर्जे होते क्या हैं? यानी ये गर्दिशी Circular debt, कर्जे, बिल्कुल गर्दिशी मुझे कर्जों मालूम है की कि क्या गर्दान होते तो हर हैं। आदमी करता है। तो क्या होते हैं, बताएं मुझे क्या होते हैं? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सवाल का जवाब तो बताएं आप ना। दे देना। नहीं, पहले बताएं तो ना, सर, क्या है कर्जे? आपने तो बजाय इसके नहीं, कि सवाल का जवाब तो दिया, मैं दूंगा। जो बिल्कुल नहीं, देखें ना, हमारी देखिए नहीं बदकिस्मती, नहीं हमारी फिर मेरे सवाल का जवाब आप दे देंगे। ये देखें कि आप जो है ना, एंकर भी, हर आदमी जो है ना वो यानी हर चीज जो है ना वो गर्दान के तौर पे गर्दिशी कर दे पता होता ही नहीं पे गर्दिशी कर दे है। सवाल लेकिन जायज है, सवाल लेकिन जायज है कि अगर सुन ले ना, सुन ले, 90 कर चुके थे 2017 में कि मईशत ये जायज नहीं है, वो इस वक्त कमजोर हो सकती है, मजीद हो सकती है। नहीं, कैसे कमजोर हो? उसका गर्दिशी कर्जों का क्या ताल्लुक है से तो नहीं है, कमजोरी नहीं, अदम इस्तेहकाम से भी नहीं है इसका ताल्लुक, अदम इस्तेहकाम से भी इसका ताल्लुक नहीं है। मामला ये है कि इन चीज़ों को आप जो है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप हमें 3-3, 4-4 लोगों को बैठा देते हैं, एक का जवाब मैं दूंगा, फिर मेरा जवाब वो देंगे, उनका जवाब फिर तीसरा देगा, तीसरे का जवाब फिर मैं दूंगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप खुद जो है वो हर मौजू के ऊपर जो है वो पूरी तरह से तैयार होकर बैठे और उसके बाद जो है वो आप ग्रिल करें, अपोजिशन को करना है अपोजिशन को करें, गवर्नमेंट को करना है गवर्नमेंट को करें। सिर्फ नहीं, फिर आप फिर बात ये ना, आप मुझे ये बताएं, गर्दिशी कर्जे जो है, सुन लें, गर्दिशी कर्जे जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आज अगर जो है वो 100 जो है वो यूनिट बिजली जो है वो आप दे रहे हैं रेजिडेंशियल को या कमर्शियल को, तो आपकी जो पैदावारी लागत है वो ज़्यादा है और आप जिस कीमत पे लोगों को बिजली दे रहे हैं वो कम है। वो जो फ़र्क है, वो फ़र्क जो है वो फिर गर्दिशी कर्जे की सूरत में सामने आता है। अगर आपने लोड शेडिंग ज़ीरो करनी है तो गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा, अगर आपने लोड शेडिंग जो है वो 6 घंटे करनी है गर्दिशी कर्जा कम होगा, अगर आपने और कम करना है तो लोड शेडिंग 12 घंटे कर दें, बिल्कुल उसको ख़त्म करना है तो लोड शेडिंग आप 24 घंटे कर दें। तो मामला ये है कि ये गर्दिशी कर्जा जो है ये आप अगर जो है वो लोड शेडिंग को आप उस लेवल पे रखना चाहते हैं कि जिस लेवल के ऊपर लोग बर्दाश्त कर सकें, तो वो फिर गर्दिशी कर्जा जो है वो तो बनता है, क्योंकि आप यूनिट की जो पैदावारी लागत है और जो आप लोगों को दे रहे हैं और ख़ास तौर पे जो रेजिडेंशियल को दे रहे हैं उसमें जो है वो फ़र्क है। तो इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि गर्दिशी कर्जा जो है वो गवर्नमेंट खा रही है और इसलिए जो है वो हमारी गवर्नमेंट खा रही थी तो अब गवर्नमेंट ने आके जो है वो बंद कर दिया है, तो लिहाजा गर्दिशी कर्जा कम। गर्दिशी कर्जा जिस रेशो से हमारे वक्त में बन रहा था उसी रेशो से अब भी बन रहा है। या तो ये है ना कि गर्दिशी कर्जा जो अब वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो है ये मामला के ये गर्दिशी कर्जे जो है वो छोड़ के चले गए हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने लोड शेडिंग में लोगों को रिलीफ देना है तो गर्दिशी कर्जा जो है वो आपको यानी कि आपका कहना है, राना सनाला साहब, आपका कहना है कि क्योंकि लोड शेडिंग का खात्मा एक तरजीह थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की, तो पहले जो एक सर्कुलर अच्छा, आप दूसरी बात सुन लें। अब ये जो मेट्रो की बात हो रही है, अब ये मेट्रो की जो अब ये मेट्रो की जो बात हो रही है कि जी वो सफेद आती, वो सफेद आती, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पूरी दुनिया जो है वो लोगों को सब्सिडी देती है, आप ना दे सब्सिडी तो ठीक है, फिर ना मेट्रो में नुकसान होगा ना आपको ऑरेंज लाइन में नुकसान होगा। वो सफेद आती को आप दुनिया में हुकूमतें देती हैं। फारूक साहब, अंबर बात ये है ना, वो कहते हैं ना यादी माजी या अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मामला इनका ये है, इनका हाफजा बहुत कमज़ोर है। आपके इल्म में होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हुकूमत मिलते साथ PMLN ने रोना धोना शुरू कर दिया। मुझे तो उस वक्त के मोटे मोटे आंसू आज भी याद हैं कि उन्होंने कहा था 450 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हमारे ऊपर छोड़ के चले गए, भागे भागे सऊदी अरब गए, वहाँ से पैसे लेकर आए, उन्होंने कहा हमने कर्जा उतार दिया है, अब कोई गर्दिशी कर्जा जो है वो वापस नहीं रह गया। 1200 अरब का फिर आप छोड़ के गए। ओ भाई कर्जा तो है ना, ये लोन तो है। अगर आप महंगी बिजली लेके सस्ती फराहम कर रहे हैं, आपने रेट नहीं बढ़ाए या रेट उसके साथ साथ बढ़ाते रहे हैं आप, ठीक है, तो ये कर्जा किसी ने तो अदा करना है। आपको IPPs ये कहते हैं कि आप भाई अगर पैसे ये अदा नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। प्रोडक्शन बंद होगी तो फिर भी तो मुल्क ब्लैकआउट के अंदर जाएगा, बोझ तो आपके ऊपर रह गया। ये पैसा किसी ने तो अदा करना है ना, मईशत के ऊपर बोझ तो है।
लिहाजा बात यह है कि इसको ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, आवाम को जो है वो हकाइक सामने रखने चाहिए कि ये पैसा तो हमने अदा करना है उनको किसी न किसी सूरत। हमने जो हालिया दिनों में थोड़ा सा गैस का रेट बढ़ाया या बिजली की कीमत उस वक्त बढ़ाई थी, उसकी रीज़न ये थी कि ये कर्जा जो है वो पाइलअप होता जा रहा था, ये बढ़ता जा रहा था। उसको कवर अप करने के लिए थोड़ा सा जो है वो बोझ ट्रांसफ़र किया गया। उस वक्त इन्होंने आवाम को ये हकाइक नहीं बताए, उस वक्त नहीं इन्होंने बताया। उस वक्त इन्होंने कहा जी गैस महंगी कर दी, जी बिजली महंगी कर दी पकड़ के। और भाई ये कड़वी गोली जो है ये आप लोगों की वजह से हमें जो है वो खाना पड़ी। फिर महंगे बिजली के जो अपने कड़वी गोली की तो बात अपनी जगह, यहाँ मैं ब्रेक लेना चाहूंगी। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम सवाल है फौजी अदालत से, क्या तीनों जमातें मिलकर इसको मंजूर करेंगी या नहीं करेंगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अब बात करते हैं फौजी अदालतों के हवाले से। क्या तीनों जमातें मिलकर दोबारा से इसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं? पहले तो राना सनाउल्लाह साहब से पूछती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, फौजी अदालतों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़, सपोर्ट करेंगे हुकूमत को? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है फ़ौजी अदालतों के बारे में, ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत नहीं थी या फ़ौजी अदालतों ने काम नहीं किया। फ़ौजी अदालतें जब बनाई गईं तो उस वक्त यही कहा गया आइनी अमेंडमेंट करने के लिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं, गैर मामूली हालात हैं दहशत गर्दी के हवाले से, लिहाजा फ़ौजी अदालतें जो हैं वो बनाई जाएँ। और साथ ये कहा गया कि 2 साल के अंदर, क्योंकि ये 2 साल के लिए बनाई गई थी, अगर इनको वैसे बनाना होता तो फिर वैसे पहले दिन ही जो है वो 6 साल के लिए बना दिया जाता, फॉर एवर बना दिया जाता। लेकिन इसको समझा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनको सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि इतने पीरियड में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट हैं उनको फेसलेस कोर्ट बनाने और विटनेस प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है उसको जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो इतना टाइम चाहिए, इतने टाइम में ये हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फौजी अदालतें ख़त्म हो जाएंगी। आप देखें 2 साल के बाद लेकिन फिर एक एक्सटेंशन दोबारा से आई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात है और एक दोबारा से एक्सटेंशन होगी। मेरा ज़ाती व्यू ये है कि जब तक ये एक्सटेंशन होती रहेगी उस वक्त तक कुछ नहीं होगा और हमें वापस जाना चाहिए और हमें जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन इस बारे में पार्टी में अभी तक कोई जो है वो राय कायम नहीं हुई। पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब 14 से इजलास शुरू हो रहा है, यकीनन पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, उसमें जो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि जो है ये तोसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये जब तक तोसी होती रहेगी काम इसी तरह से चलता रहेगा और कोई पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकेगी। और दूसरा ये है कि तमाम अपोजिशन को एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। तीनों जमातें जो PML, अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कंसेंसस होना चाहिए, इसके अलावा आपको लगता है कि अपोजिशन जमातों को भी मिलकर इस पर एक फैसला करना चाहिए, एक यूनाइटेड फ्रंट सामने लेकर आना चाहिए? नहीं, यूनाइटेड फ्रंट नहीं, लेकिन इसके ऊपर तोसी होने या ना होने से मुतल्लिक जो है वो अपोजिशन का आपस में एक राय होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन का जो है ये एक बेहतर अमल होगा अगर हम इसमें कोई कंसेंसस पैदा करने में कामयाब हो गए। ठीक है। नवाब हसन साहब, बार बार जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बात की जाती है, ऐसा लगता है कि इस वक्त मजीद तोसी का मूड नहीं है पीपल्स पार्टी में। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भी कुछ बयानात उठाकर देखें। देखिए, पहले तो आपने टाइम मुझे इतना कम दिया कि हमारे भाई PTI ने कहा, एक पहले मैं उस पर आऊँगा, उस पर बाद में उसमें आऊँगा। तो देखें, उसने कहा कि हमने थोड़ा सा चेंज हो गया, अगर आप मुख्तसर रखें मेरी दरखास्त होगी। हाँ, मैं मुख्तसर रखता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने थोड़े गैस के बढ़ाए, बिजली के बढ़ाए। इनके वज़ीर आज़म को ये भी पता नहीं था कि डॉलर इतना बढ़ गया। सुबह को उसकी मिसेस ने उसको बताया कि डॉलर बढ़ गया है। देखें, इनको कोई चीज़ का पता नहीं है, इनको सिर्फ अपोजिशन पार्टियां नज़र आ रही हैं और कुछ भी नहीं है। भाई काम करो आप। अगर आवाम ने आपको वोट दिया, वोट कैसे मिला वो सब जानते हैं कि किस तरीके से आप इलेक्ट होके आए, तो कम अज़ कम आप काम करो, छोड़ो ये
अपोजिशन आपके साथ है। हम नहीं चाहते कि आपकी हुकूमत गिराएं, हम चाहते हैं कि आपकी हुकूमत चले। वो खुद गिर जाओगे तो हमें ये नहीं कहना कि अपोजिशन ने गिराया, हम नहीं चाहते। हम कसम अच्छा, पहले नवाब हसन साहब, एक तो मैं कहना चाहूंगी आपका मौक़िफ़ अब सामने आ गया है कि वो काम करें, लेकिन ये मैं कहूंगी कि अगर किसी के पर्सनल लाइफ पे सवाल इस तरह से आप नहीं लगा सकते, बात नहीं करनी चाहिए, गलत होती है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, पीपल्स पार्टी में आपका फौजी अदालतों के हवाले से अभी तक जो मौक़िफ़ है वो वाज़े तौर पर मुझे बता सकते हैं क्या है? क्या सपोर्ट करेंगे हुकूमत को, तौसी की मुखालिफत करेंगे? अभी देखें, हम तो चाहते हैं कि जाहिर है हमारी लीडरशिप का, बिलावल भुट्टो साहब का मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी होगी, उसमें फैसला किया जाएगा, डिसाइड होगा क्या करना है। जो मेरे ख्याल में अभी तक जो राना साहब ने कहा कि अभी उनके जो रिजल्ट हैं इतने अच्छे नहीं आए अवाम के सामने, तो देखें अभी जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके बाद ही तय किया जाएगा। और पार्लियामेंट में जाहिर है पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट अपोजिशन और हुकूमत मिलके कैसा डिसाइड होता है नहीं होता है, जाहिर है मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि जब मेरी पार्टी, उन्होंने खुद, मेरे चेयरमैन ने, मेरे लीडर ने खुद बयाना दिए हैं, तो वो खुद ही अपनी सीईसी मीटिंग बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री पार्टी बुलाएंगे, उसके बाद जो डिसाइड करेंगे वो जाहिर है पार्टी को वही फैसला तभी होगा, फैसला तभी होगा। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब। अपोजिशन जमातें नाराज अक्सर रहती हैं, लेकिन 2/3 अक्सरियत चाहिए तौसी के लिए भी, एतमाद में लेंगे? देखें, यकीनन क्यों नहीं एतमाद में लेंगे। मामला ये है कि जब लास्ट टाइम ये अदालतें बनाई गई उस वक्त PMLN की हुकूमत मौजूद थी, और यकीनन जो है इनको तमाम तर हक़ाइक़ का, मामले की नज़ाकत का और इनकी ज़रूरत का अदराक ज़रूर इनको है। और मैं समझता हूँ ये ऐसे कौमी इशूज़ हैं, पूरी कौम ने मिल के जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी है। यकीनन हमारी पाक अफवाज ने जो है इसके अंदर बड़ा फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है, दहशत गर्दी का जो है वो किला कमा किया है। और आप हमेशा से देखते रहे कि जब दहशत गर्द पकड़े जाते थे, जो है वो आम अदालतों से सबूत ना होने की वजह से, या प्रोसिक्यूशन ना कमज़ोर होने की वजह से, या वो लोगों को डरा धमका लेते थे, तो वो छूट जाते थे। अब मामला ये है, जब से ये स्पेशल कोर्ट्स इनको बनाया गया, तो मैं समझता हूँ कि इससे इसकी वैल्यूशन सामने आ जाती है, और इससे फ़र्क पड़ा है। लोगों को जो है फांसी भी मिली है, और एक जो है दहशत गर्दों के अंदर एक खौफ भी पैदा हुआ है, इससे कामयाबी भी हुई है। चाहे आप कराची का अमन देख लें या आप लेकिन वो हंगामी हालात अभी मौजूद नहीं है जो उस वक्त थे जब पहली दफा फौजी अदालतों का मुतारफ जो तरमीम की गई थी। अच्छा, आखिर में क्योंकि कशीदगी बहुत पैदा होगी है, पीपल्स पार्टी वहाँ सिंध में हुकूमत का, आपको हमें मालूम है कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को इस्तीफे का मुतालबा अभी भी आप उस पर कायम हैं, तो किस तरह से आप मनाएंगे अपोजिशन को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फिर मैंने आपको कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, और पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, और जो पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ अहम अमूर हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर अपोजिशन को जो है वो एक संजीदगी का और एक मैच्योर अपोजिशन का जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, और मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। मैच्योर अपोजिशन का रोल प्ले करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब हसन और राना सनाउल्लाह साहब। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, कल होगी मुलाकात। खुदाफिज।